नमस्कार, मैं मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ रहे हैं जीके का वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हमने पढ़ा था कि कौन कौन यूरोपियन देश आए और इंडिया पर जो है उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, जैसे कि डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए। तो ये सारी वो कंपनीज जो इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और इस व्यापार में कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कामयाब रही। उसने पूरा डोमिनेट कर दिया सभी जितनी भी अदर कंपनीज थी जो इंडिया के अंदर व्यापार करने आई थी। तो कल हमने ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जब एक बार जो यूरोप की कंट्रीज जब दूसरी यूरोप की कंट्रीज इंडिया में आई और उन्होंने अपने अपने अलग अलग जगह पे व्यापार करने शुरू किए और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो पहले से काम कर रही कंपनीज थी उन्हें इंडिया के अंदर से खदेड़ना शुरू कर दिया, उन्हें यहां से भगाना शुरू कर दिया। बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से उन्होंने बाकी सारी कंपनियों को भगा के अपने राज को स्थापित करने का पुरजोर कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से और वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको हिस्ट्री में याद रखने हैं कि जिनकी वजह से अंग्रेज जो है यहाँ शासन कर पाए। तो बेटा, जैसा मैंने बताया था कि कल पुर्तगीज से समझौता किया कि आप गोवा तक सीमित रह लो, फ्रेंच से समझौता किया कि आप पौंडीचेरी में रह लो, और कहीं कहीं पे जो दूसरे डच थे और उनसे उन्होंने युद्ध भी किया और युद्ध में उन्हें हराया भी। तो युद्ध में हराने के बाद जो है वो यहां से चले गए। तो एक एक लाइन बन रही है, एक ये पहला एक मैं कहता हूं कदम थे ये सारे कि पूरे हिंदुस्तान पे किस तरीके से कब्जा करना है। जब ये सारी कंपनियां चली गईं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी हम पढ़ते हैं आज। और इस बाद की कहानी का जो पहला अध्याय है, जब सारी कंपनी चली गई या फिर उनसे समझौते हो गए। किसी के साथ समझौते हो गए कि भाई आप यहां काम कर लो और ये काम कर लो, और कुछ कंपनियों को यहां से भगा दिया। किसने भगा दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद उसके बाद प्लासी और बक्सर, ये दो इंपॉर्टेंट जो है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि प्लासी और बक्सर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये पहला कदम है। प्लासी और बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों ने लड़ा, जिसके सहारे से उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो इसको हम कह सकते कि ये फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल था। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था? प्लासी और बक्सर का युद्ध। कौन 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 से युद्ध? प्लासी और बक्सर। और सैनिक के एग्जाम पे बेटे ये पूछे जाते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, क्यों, क्या उसके कारण थे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो अंग्रेजों ने पहले दो युद्ध लड़े, वो दोनों युद्ध कौन से थे? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। क्लियर है? तो हम आगे चलेंगे। 18th सेंचुरी में जब मुगल पावर क्या हो रही थी, डिक्लाइन की तरफ थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी, यूरोपियन ट्रेडर्स ऊपर उभर रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई और ट्रेड यहां पर शुरू किए। और ट्रेड ही शुरू नहीं किया, पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। इसी के साथ साथ टू बैटल जो मैंने अभी आपको बताया है, टू की बैटल्स हैं जो हुए, वो कौन कौन से? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में, याद रखना है। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ
बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। और कई बार जब मैं बार बार बेटा ये रिपीट करता हूं तो आप उस चीज को ध्यान से सुना करो। हम इतनी बार रिपीट करता हूं मैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे रिपीट को या अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगी सब चीजें। इसके बाद आता है हमारा, हम बात करेंगे पहले बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, ठीक है। अगर इसकी तारीख, एग्जैक्ट तारीख की आप बात करेंगे तो ये हुआ था 23 जून। कब हुआ था? 23 जून को, 23 जून 1757। और ये किस किसके बीच में हुआ था? किस किसके बीच में हुआ था? नवाब थे बंगाल के। कौन थे? नवाब थे बंगाल के। और क्या नाम था नवाब का? सिराजुद्दौला। क्या नाम था? नवाब थे सिराजुद्दौला। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिराजुद्दौला कौन थे? कौन थे सिराजुद्दौला? बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और इनका युद्ध किससे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय जो उनकी सेना को हेड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है बात? कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अब बेटा मैंने जैसा आपको कल भी बताया था, मैं सुनाता हूं कहानी, और कहानी से ही आपने याद रखनी है सारी चीज। कल की कहानी खत्म हुई, आज की कहानी शुरू होती है। बात है बंगाल की। बंगाल के एक नवाब थे। नवाब बेटे एक तरीके से राजा ही होता है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि जो मराठा थे उनमें पेशवा होते थे, महाराज होते थे। और इसी तरीके से जो नवाब भी होते थे वो क्या होते थे? राजा ही होते थे। तो वो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला। अब इनके पास में अपनी अच्छी खासी फोर्स थी। इन्होंने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहां पे व्यापार करने आई है, उसने बहुत ज्यादा अपनी मनमानी शुरू कर दी है। क्या शुरू कर दी है? मनमानी शुरू कर दी है। मनमानी कैसे शुरू कर दी है? कि जो टैक्स उन्हें नवाब को देना चाहिए था वो टैक्स वो नहीं दे रहे हैं। और कई जो है चीजें ऐसी हो रही हैं कि वो जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पावर कहां पे शिफ्ट हो जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो नवाब को लग गया कि भाई ये कंपनी जो है ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये तो कुछ और इसने मन में अपना क्या पाल रखा है? अपने कुछ और दूसरे इरादे पाल रखे हैं, और ये कब्जा करना चाहते हैं बंगाल पे। अब यहां पे बेटा एक पॉइंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना जो चाहिए। इंडिया जैसा आज दिखता है पहले ऐसा नहीं था। पहले सब अपने छोटी छोटी रियासत थी। जैसे बंगाल अलग रियासत थी, जूनागढ़ अलग रियासत थी। तो ऐसी बहुत सारी रियासत थी, और बहुत सारी रियासत एक तरीके से आप कह सकते हो, वो रियासत का मतलब है अलग कंट्री। अब इंडिया क्या है? एक पूरा कंट्री है जिसमें बंगाल भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, एक कंट्री है। लेकिन पहले 1700 में ऐसा नहीं था कि इंडिया एक कंट्री था। छोटी छोटी बहुत सारी कंट्री थी। बंगाल एक अलग अपने आप में कंट्री थी जिसपे किसी और का हक नहीं चलता था। वहां का राजा जो है बंगाल का नवाब होता था। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। उन्हें मतलब नहीं था महाराष्ट्र में क्या हो रहा, उन्हें मतलब नहीं था गुजरात में क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपने रियासत के मालिक थे और अपनी रियासत में राज करते थे। तो नवाब को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को क्या करना चाहती है? कब्जा करना चाहती है। उन्होंने प्लान बनाया कि हमें यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंकना होगा। और एक उनका बहुत बहादुर सेनापति था। बहुत बहादुर सेनापति था। किसका? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का बहुत बेहतरीन एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर या मीर जाफर। तो मीर जाफर जो था बहुत बहादुर सैनिक था। लेकिन हर कोई राजा बनना चाहता है ना? हर कोई राजा बनना चाहता है। मीर जाफर को भी राजा बनने का सपना आ गया।
मीर जाफर को भी लगा कि उसे नवाब बन जाना चाहिए। बंगाल का राजा सिराजुद्दौला का नहीं होना चाहिए, बंगाल का राजा किसको होना चाहिए? मीर जाफर को होना चाहिए। अब मीर जाफर को अगर राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मीर जाफर को अगर नवाब बनना है? बंगाल का नवाब बनने के लिए उन्हें सिराजुद्दौला को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और जब सिराजुद्दौला मारे जाएंगे, उसके बाद नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। अब स्थिति यह थी कि नवाब ने मीर जाफर को बुलाया। नवाब को कुछ नहीं पता कि मीर जाफर ने इस तरह का अपने मन में कुछ ख्याल पाल लिए हैं। मीर जाफर ने बुलाए, नवाब ने बुलाए सिराजुद्दौला ने मीर जाफर और कहा कि भाई देखो ऐसा है, अपनी सेना तैयार करो और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम भगाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखो ऐसी इतिहास के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर वो सारी घटनाएं ना हुई होती, वो सारी घटनाएं ना हुई होती तो शायद अंग्रेजों के हम गुलाम ना होते। अंग्रेजों के गुलाम हम इसलिए हुए कि इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनको जो है सदियों ने उनका भुगतान भुगता है, सदियां उसके लिए परेशान हुई हैं। और उन्हीं एक घटना में से वो मीर जाफर व्यक्ति है। मैं कहता हूं मीर जाफर वो व्यक्ति है जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान जो है गुलाम बन गया था। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, अंग्रेजों के पास गया, देखो मैं सेनापति हूं, मेरे पास इतनी फौज है, नवाब साहब ने आपके खिलाफ जो है जंग का ऐलान कर दिया है, अब आपसे हम युद्ध लड़ेंगे, और अगर हम आपसे युद्ध लड़ेंगे तो मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि हम आपको हरा देंगे, लेकिन आपको हराने में मेरा कोई फायदा नहीं है। मीर जाफर कह रहे हैं अंग्रेजों से। तो अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई फिर आप क्या चाहते हैं? और अंग्रेज में कौन कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव से बात चल रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं? कि मैं ये चाहता हूं कि सिराजुद्दौला मारा जाए, इस युद्ध को सिराजुद्दौला हार जाए और उसके बाद बंगाल का नवाब मुझे बनाया जाए। कह रहे ठीक है, ये तो बहुत विन विन सिचुएशन अंग्रेजों के लिए, अरे इससे अच्छी बात ही नहीं है, आप युद्ध ही मत लड़ो, हार जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी फौज को लेकर खड़ा रहूंगा लेकिन युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध लड़ने सिर्फ नवाब आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। युद्ध के मैदान में बैटल ऑफ प्लासी जिसको कहा गया, बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी के मैदान में नवाब साहब गए, मीर जाफर अपनी सेना के साथ खड़े रहे, एक तरफ उन्होंने युद्ध ही नहीं करा और नवाब साहब हल्के पड़े, और जिसका पूरा फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और रॉबर्ट क्लाइव ने इसका फायदा उठाया और नवाब सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? मार दिया। और उसके बाद नवाब कौन बने? मीर जाफर। तो कई बार बेटा जो है ना, जो कोई गद्दारी करता है, किसी बात को लेकर गद्दारी करता है कोई, तो उसको जो है एक उपनाम दिया जाता है कि एक आम बोलचाल की भाषा में गद्दार का नाम है मीर जाफर। कई बार बोल देते बहुत, तू मीर जाफर है। मैंने सुना है, मतलब हमने तो सुना है, आप बच्चे हो अभी शायद अपनी, आपने नहीं सुना होगा। तो मीर जाफर क्या है? गद्दारी का एक पर्यायवाची है। तो आप जो है, तो मीर जाफर वो व्यक्ति जिसकी एक गलती ने पूरे हिंदुस्तान को जो है गुलाम बना दिया था। अगर उस लड़ाई में मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ देता तो निश्चित तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल हारती, और बंगाल हारने के बाद सिराजुद्दौला ने मन बना लिया था कि नहीं, यहां से भगा देना, और बंगाल के अंदर ही उसको भगा दिया जाता, बंगाल के अंदर से ही उसको भगा दिया जाता। अब देखना होगा क्या क्या, मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा। अब देखना, एक इसी की गलती मैं बार बार याद दिलाऊंगा, ये गलती मीर जाफर की। तो क्या हुआ? सिराजुद्दौला का मीर जाफर जो है गद्दारी करी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश की विक्ट्री हो गई। और जो है क्या हुआ? जो ब्रिटिश पॉलिटिकल जो बीज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अंकुरित हो गए, और यहां से वो बीज डले कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर अब राज करेगी। देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ क्या बेटा? अच्छा, ये तो प्लासी के बारे में है, कॉजेस ऑफ प्लासी की, प्लासी क्यों हुआ था। अच्छा, इसमें भी एक एक बैक एंड स्टोरी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी में वो गए और
सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ी, सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में वो तो क्या कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में क्या कर रहे थे, राज नहीं कर रहे थे उस समय तक, व्यापार कर रहे थे। मसाला तो हर जगह से ले रहे थे, महाराष्ट्र से भी ले रहे थे, आप तमिलनाडु से भी ले रहे थे, मसालों का व्यापार तो सब जगह चल रहा था। लेकिन लड़ाई कहां लड़ी जा रही थी, बंगाल में। लड़ाई कहां लड़ी जा रही थी, बंगाल के अंदर। पहली लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी। तो जो बाकी दूसरे नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सवाल किया कि भाई आप वहां पे लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, आप अगर क्या हो, व्यापारी हो, तो व्यापारियों को तो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, तो आप क्यों लड़ रहे हो। उसका एक कारण है बेटा, वो भी कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये कारण उन्होंने बाकी देश के दूसरे राज्यों को बताया, जो जो वहां के अपने अपने राजा थे अलग अलग रियासतों के, तो उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ठीक लड़ाई लड़ रही है। तो वो क्या कारण था कि सबको लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गलत कर ही नहीं रही है। वो कारण था बेटा ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, वो कारण। अब ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है, क्या है वो मैं बताता हूं आपको। हुआ क्या था कि जो फोर्ट विलियम था, एक किला था जिसको फोर्ट विलियम का किला था, फोर्ट विलियम, वो बनाया गया था बंगाल के अंदर। अब जब सिराजुद्दौला को ये पता चला, जब सिराजुद्दौला का ये पता चला कि ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला का पता है ये सही काम नहीं कर रही है, ये तो बहुत गद्दारी कर रही है भाई, ये तो बहुत चीजें वो कर रही है, तो वो फोर्ट विलियम में गए, मतलब उस किले में गए अपनी सेना के साथ में, और फोर्ट विलियम को क्या कर दिया, जीत लिया। किसको जीता, फोर्ट विलियम को। तो किले में जीते, और किले में कुछ 146 ब्रिटिश सोल्जर थे। कितने सोल्जर थे किले के अंदर, 146 ब्रिटिश सोल्जर थे किले के अंदर। अब किले में एक छोटी सी कोठरी भी थी, ऐसा बताते जिसका साइज सिर्फ 12x14 फीट था, बहुत छोटी सी कोठरी थी, 12 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक कोठरी थी। सिराजुद्दौला ने ये 146 के 146 जो वहां पर सैनिक पकड़े थे, उनको उस रात उसी एक कोठरी में डाल दिया, सबको एक साथ। और सबको एक साथ डालने के बाद हुआ क्या कि वहां पर इतनी कम जगह में इतने सारे लोग आ गए, तो वहां सांस लेने में दिक्कत हो गई, उनका दम घुट गया, और दम घुटने से वहां पे सबके सब वो क्या हुए, सैनिक जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो मर गए। और उसमें से बताते हैं इतिहासकार केवल 21 सोल्जर बचे थे। कितने सोल्जर बचे थे, 121, केवल 21। अब 21 सोल्जर बचे थे। अब देखो है क्या बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले से ही अपना मन बना के बैठी थी कि हमें बंगाल पे कब्जा करना है। सिराजुद्दौला को समझ में आ गया कि ये बंगाल पे कब्जा करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले फोर्ट विलियम को जो है कब्जे में लिया। किसको कब्जे में लो भाई पहले, तो सिराजुद्दौला ने तो सही किया, उनके सैनिकों को डाल दिया कोठरी में। वो अलग बात है कि भाई अच्छा आप इतना गलत काम कर रहे हो, आपको कोठरी में भी ना डालें, हो सकता है जाने अनजाने में डाला हो, या मैं कह रहा हूं जान पूछ के भी डालो कि सबको मारना नहीं है। अब चाहते तो सबको फांसी दे देते, फांसी नहीं दी उन्होंने। अगर मारना ही होता तो मारना शायद उनका उद्देश्य नहीं था, उन्होंने कहा कि इन्हें सबको कोठरी में बंद कर दो। अब कोठरी में बंद हो गए। लेकिन अब जब ये सोल्जर मरे तो पूरे ब्रिटेन में हाहाकार मच गया कि भाई हमारे सोल्जर मर गए एक कोठरी के अंदर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बाकी दूसरे रियासत थी हिंदुस्तान की, उन सब में जा जाके ये बताया कि देखो सिराजुद्दौला कितना गलत काम कर रहा है, ये हमारे सोल्जर को मार रहा है, और ये हमारे सोल्जर को मार रहा है तो हम इसको नहीं मारेंगे, हम मारेंगे इसको। सबको समझ में आ गया यार सही कह रहे हैं, तो कहानी बन गई। मानते हो ना, कहानी सही है ना, कहानी बन गई। और ये जो तुम्हारा ब्लैक होल ऑफ कैलकट्टा है, यही कारण बन गया क्या, ये बताने का कि जो कर रहे हैं ये ब्रिटिश वाले ये सही कर रहे हैं। तो बाकी रियासत वालों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक कर रहे हो यार तुम लड़ो,
मारो सिराजुद्दौला को, है ना, मारो। अब सिराजुद्दौला मर गए, कौन बन गया? नवाब मीर जाफर। तो मीर जाफर क्या हो गए? नवाब हो गए। उसके बाद बेटा मीर जाफर के बनने के बाद जब प्लासी का युद्ध हो गया, तो मीर जाफर भी एक बढ़िया सेनापति था, है ना, ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया सेनापति नहीं था, लेकिन उसकी कुछ महत्वाकांक्षा थी जिस वजह से उसने एक गलत काम किया। लेकिन अंग्रेजों को क्या लगा कि ये अब हमारा पिट्ठू बन के रहेगा, जैसा हम चाहेंगे। मीर जाफर को किसने नवाब बनाया? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज अब इसका पूरा फायदा उठाएंगे, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने जब इसका फायदा शुरू किया, अब उसको क्या बना दिया? पपेट बना दिया। पपेट बना के फायदा उठा रहे हैं। और क्या किया कि जो बंगाल की वेल्थ थी, जो उनका इकोनॉमी थी, उस पर भी कब्जा करने लगे कि तुम ऐसा नहीं करोगे, यहां से इतना पैसा आएगा उसको हमें दोगे, यहां से इतना पैसा आएगा क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए। आधा आधा कुछ नहीं, सब कुछ उनका। आप सिर्फ नवाबो नाम के बैठे रहो, काम करेंगे हम, काम करेंगे हम, आपका सिर्फ नाम है कि आप नवाब हो। तो मीर जाफर को यह बात सही नहीं लगी, कुछ दिन तो वो उसका पपेट बना रहा। लेकिन फिर उसने भी, मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने क्या किया कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मीर जाफर ने भी क्या किया? ब्रिटिशर्स की बात मानना बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। उन्हें भी जो है क्या कहने लगा कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे और हम वैसा नहीं करेंगे। तो जब उसको मानना बंद किया की बात, तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई तो गड़बड़ हो रही, मैं पपेट बनाना चाहिए था और ये पपेट बन नहीं रहा है, एक और पपेट ढूंढो, कोई दूसरा पपेट ढूंढो। और दूसरा पपेट था मीर जाफर का दामाद, मीर जाफर का सन इन लॉ। कौन? सन इन लॉ। मीर जाफर का सन इन लॉ को क्या किया? इसको उन्होंने नवाब से हटाया और एक दूसरा नवाब बनाया, मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। क्या नाम था उनका? मीर कासिम। अब मीर कासिम क्या हो गए हैं? नवाब हो गए हैं। कहां के नवाब हो गए हैं? बंगाल के नवाब हो गए हैं। देखो, जो नवाब हो जाता है, अब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने तो ये बनाया, लेकिन फिर मीर कासिम को भी तो ये समझ में आ गया था ना कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो मीर जाफर से मीर कासिम तक हम पहुंच चुके हैं। उसके सन इन लॉ से कब उसको बनाया गया बेटा, मीर कासिम को? 1760 में। कब बनाया गया? 1760 में। कहानी समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मैं कहानी सुनाता हूं भाई, और इस हिस्ट्री कहानी है, और कहानी अगर आपको समझ में आएगी तो आप सब कुछ चीज याद रखेंगे। आपको बचपन में नानी दादी कहानी सुनाती थी, आपको आज तक याद है? याद है। मैं भी वही कहानी सुना रहा हूं, आपको याद रहनी चाहिए। तो 1760 में, बस मेरी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट ये आता है कि कुछ डेट्स आती हैं, कुछ तारीख आती हैं, उन तारीखों को, उन ईयर्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे मीर कासिम कब बनाए गए नवाब? 1760 में नवाब बनाए गए। क्लियर है बात? और मीर कासिम एक इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और वो बंगाल के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। अब ऐसे आदमी से तो पाला पड़ गया, ब्रिटिशर्स का काम चलना नहीं है, नहीं चलना है काम, तो क्या होगा फिर बताओ इसका? हालांकि इनिशियली उसने कोऑपरेट किया ब्रिटिश के साथ में, लेकिन बाद में मीर कासिम ने भी क्या कहा कि नहीं भाई, तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें ये बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन तब तक मीर कासिम, क्योंकि सिराजुद्दौला नहीं रहे थे, वो नहीं रहे थे, क्या नाम है उनका, जफर नहीं रहे थे, तो बंगाल में जो सैन्य शक्ति थी वो भी इतनी नहीं थी कि ब्रिटिशर्स अब मजबूत हो गए थे पहले के मुकाबले, उन्हें समझ में आ गया था, वो तो अपनी तैयारी से थे। तो कि अब अगर कासिम नहीं मांगेगा तो भाई फिर से ठीक है, इसको सबक सिखाते हैं। ब्रिटिशर्स ने फिर सोचा कि अब कासिम की बारी है, अब कासिम को हटा के
कोई दूसरा तीसरा बनाया जाए। कासिम को हटाते हैं। कासिम को भी समझ में आ गया ये मुझे हटाएंगे। यहां पे कासिम ने एक अच्छा काम किया। कासिम ने यह काम किया कि वो चले गए उस समय जो दिल्ली के राजा थे। दिल्ली पे किसका राज चल रहा है? जब तक अंग्रेज नहीं आए दिल्ली पे कौन राज करता था? मुगल्स। दिल्ली पे किसका राज है? मुगल्स का राज है। तो जो दिल्ली पर राज कर रहे थे, कौन कर रहा था उस समय पे, जिस समय पे ये आए? है बेटा। तो हम्म, हाँ, तो अब मैं, वो कहां चले गए बेटा? दिल्ली के शहंशाह। मुगल जो राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? शहंशाह कहा जाता था। तो वो थे शाह आलम। कौन थे? शाह आलम। दिल्ली के राजा थे शाह आलम। मीर कासिम गए शाह आलम के पास में और उन्हें बताया, क्या क्या बताया उन्होंने? ये सारी चीजें वो हैं कि अनफेयर ट्रेड हो रहा है। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। कैसा अनफेयर ट्रेड हो रहा है? इंडियन मर्चेंट्स हैड टू पे हैवी टैक्सेस। जो इंडियन हैं उन्हें तो भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, जो व्यापारी इंडियन हैं, और ये जो कंपनी वाले हैं ये हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो बहुत अनफेयर ट्रेड चल रहा है। हम इस तरीके से बंगाल स्टेट को नहीं चला सकते, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। हमारे पास जब पैसा ही नहीं आएगा, ब्रिटिश वाले काम करेंगे, हमें पैसा देंगे नहीं, तो हम राज चलाएंगे कैसे? देखो, कोई भी राज चलता है बेटा, कोई भी, जब हम किसी जगह के राजा होते हैं तो हम लोगों से पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं। आज भी ऐसे ही सिस्टम है। हमसे टैक्स दिया जाता है और उस टैक्स से ही हमें सड़कें दी जाती हैं, हमें जो हॉस्पिटल दिए जाते हैं, स्कूल्स दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया रेवेन्यू में लॉस हो रहा है। हम किस तरीके से काम करें? शाह आलम से। शाह आलम से बताया। शाह आलम कौन है? दिल्ली के राजा हैं। भाई राजा बड़े हैं, उन भाई राजा तो बड़े हैं, दिल्ली के राजा हैं भाई, मुगल राजा हैं, तो उन्हीं से बताया जाके भाई ये बहुत हमारे साथ गलत हो रहा है। तो क्या हुआ? शाह आलम ने कहा तो ठीक है भाई, भगाओ इन्हें यहां से। एक बार फिर से दूसरा मौका आया ये इन्हें भगाने का। किसका? दूसरा मौका आया। लेकिन बेटे इस दूसरे मौके में एक ट्विस्ट ये है कि शाह आलम एक बहुत ही कमजोर राजा थे। कैसे राजा थे? कमजोर राजा थे। उन्होंने अपने राज पे, अपनी सेना पे इस तरह से ध्यान नहीं दिया। बहुत कमजोर। उन्हें किसी, बस वो राजा इसलिए बन गए थे कि राजा के बेटे थे, इसलिए राजा बन गए, इसलिए राजा बन गए थे। तो शाह आलम ने इस, बहुत कमजोर राजा थे, लेकिन कहा कि भाई भगाओ इन्हें। और जब इन्हें कहा तो उसका असर भी हुआ। असर क्या हुआ? कि अवध के एक नवाब थे, जैसे बंगाल के नवाब मीर कासिम है, ठीक है, उसी तरीके से अवध के भी एक नवाब थे। कौन थे? सूजादौला। ठीक है, क्या नाम है? सूजादौला। तो सूजादौला से बातचीत हुई कि भाई देखो ये कर रहे हैं। तो अवध के जो नवाब थे उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, आप कर तो ये ऐसे ही रहे, हमारे यहां भी हमें परेशान करके रखा है, तो क्या किया जाए? कि ऐसा अलग अलग लड़ने का कोई फायदा नहीं है, एक साथ मिलकर लड़ा जाए। अब टीम वर्क की तो बात हुई। इस तीनों फोर्सेस को ज्वाइन हुआ। किस किस का? मीर कासिम की, साजुद्दौला की, और शाह आलम की। शाह आलम सेकंड कौन है? मुगल एम्परर हैं। सौजादौला कौन है? नवाब है अवध के। और मीर कासिम कहां के नवाब हैं? बंगाल के। तीनों मिल गए। अगर शाह आलम जो मुगल एम्परर थे उनमें थोड़ी भी दूरदर्शिता होती, उनमें थोड़ी भी दूरदर्शिता होती, अकबर की तरह, जहांगीर की तरह, या फिर मैं कहूं औरंगजेब की तरह। जब तक औरंगजेब रहा किसी की हिम्मत नहीं हुई अंग्रेजों की कि कहीं पे जाके कोई कब्जा कर ले, बहुत स्ट्रांग राजा। लेकिन अब राजा ही कमजोर आ रहे हैं, उसका फायदा भी उठाया। अगर इनकी दूरदर्शिता होती तो ये जो तीन लोग मिले थे,
ये 3 ना मिलके ये 10 भी हो सकते थे। ये सबको खबर भिजवाते भाई, आप दिल्ली के बादशाह हो, सबको खबर मिलवाओ कि हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी गलत कर रही है, इसे भगाओ यहां से, सब मिलके लड़ो। सबको मिलने के लिए नहीं, हम तीनों लड़ेंगे बहुत है, दूरदर्शिता नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि बेटा ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ। कब हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। ये दूसरा वो युद्ध, ये दूसरा वो मौका जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया जा सकता था। कब भगाया जा सकता था? 1764 में ही। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। किस किस के बीच हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। उस समय पर उसके हेड ऑफ कमांडर कौन थे? हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो। और किस किस के बीच हुआ? मीर कासिम प्लस साजुद्दौला प्लस शाह आलम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका रिजल्ट ये रहा कि इस लड़ाई में, बैटल ऑफ बक्सर में, ये तीनों सेना हार गई और किसकी जीत हुई? ब्रिटिशर्स की जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? ब्रिटिशर्स की। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीत गई। ये बड़ा युद्ध था। इसमें दिल्ली का राजा लड़ रहा था भाई, समझ रहे हो? दिल्ली का राजा हरा दिया। अब दिल्ली का राजा हार जाए, बक्सर में नवाब हार जाए अवध के, बंगाल हार जाए, तो क्या होगा फिर? तो ब्रिटिशर्स बढ़ गए और इतनी ताकत में बढ़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहां से उन्होंने कहा, अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद, कि हम सिर्फ क्या नहीं करेंगे? व्यापार नहीं करेंगे, अब आपकी जनता से टैक्स भी लेंगे, पैसे भी हम ही लेंगे, राज भी हम करेंगे, राजा भी हम ही होंगे। फिर वो व्यापार खत्म करके क्या करने लग गए? किंग बन गए। कौन बन गए? किंग बन गए, राजा बन गए। करा अब टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, और सबसे पहला जो रेवेन्यू सिस्टम जो, फिर अब दिल्ली का राजा हारा, कुछ तो देना पड़ेगा भाई दिल्ली के राजा को। अगर अब विशाल हम चाह रहे हैं भाई हमें दिल्ली में हमारे महल के अंदर हमें राजा रखो बस। अभी अगर ठीक है आपको राजा रखेंगे, लेकिन हमें 3 जगह, अब उन्होंने 3 जगह ऐसी मांगी कि हमें ये 3 जगह का रेवेन्यू सिस्टम हमें चाहिए, यहां से टैक्स का जो कलेक्शन होगा उसे हम करेंगे। तो वो कौन कौन सी 3 जगह हैं? वो कौन कौन सी 3 जगह हैं? उस समय पे बेटे टैक्स को आज भी बोलते दीवानी राइट्स जो थे, क्या थे? दीवानी राइट्स, उन्हें बोला जाता था दीवानी राइट्स। जो टैक्स को कलेक्ट करने का जो सिस्टम था उन्हें क्या बोलते थे? दीवानी राइट्स। किसको? शाह आलम ने किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए, कि आप 3 जगह के दीवानी राइट्स आपके हुए, यहां का रेवेन्यू आप ले सकते हैं। और वो कौन कौन सी जगह थी? बंगाल, क्योंकि बंगाल में मीर कासिम थे, वो हारे हैं, वहां का दिया जाएगा। बिहार और उड़ीसा। 3 जगह के दीवानी राइट्स किसको मिल गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। तो अब देखो, गोवा इनका पहले ही था, समझौता हो गया था। पौंडीचेरी पहले ही समझौता हो गया था, ठीक है। बॉम्बे दहेज में मिल गया था, है ना? पता है ना, दहेज में मिला था, कल बताया था मैंने, दहेज में मिला था बॉम्बे। बॉम्बे दहेज में मिल गया था। और अब कौन कौन सा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी पूरी तरीके से किसका कब्जा हो गया? ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। वहां का रेवेन्यू कलेक्शन और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा किसके पास आ गया? कंपनी के पास आ गया। क्लियर है बात? क्लियर है बात बेटा? यस सर। चलो, तो ये आपने याद रखना है, बैटल ऑफ, सॉरी 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 बेटा, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है क्या दिया गया था? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा दिया गया था। ये जो संधि हुई, मतलब ये जो संधि हुई, इसको क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये कब हुई? 1765 में हुई। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। तो 764 में हुआ, और 65 में उन्होंने कहा कि भाई अब तुम संधि कर लो। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उस संधि को कहा जाता है जिसमें दीवानी राइट्स किसको दे दिए गए थे? कंपनी को दे दिए गए थे। कहां कहां के? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। क्लियर है बेटा बच्चों? तो अब आपको समझ में आ गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आपको याद रखने हैं। दीवानी राइट्स जो ये वर्ड है ये भी आपने ध्यान रखना है। दीवानी राइट्स में रेवेन्यू सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में चला जाता है? जिसके पास में दीवानी राइट्स होते हैं। और दीवानी राइट्स किसके चले गए थे? कंपनी के चले गए थे। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल कहानी समझ में आ रही है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अब मजबूत हो रही है, बड़ी होती जा रही है, होती जा रही है ना बड़ी। देखो पौंडीचेरी अपना, गोवा अपना, बॉम्बे अपना, और तुम्हारा बिहार अपना, बंगाल अपना, उड़ीसा अपना, तो हम तो राजा हो गए भाई। अब सब कुछ अपना, दिल्ली तक पहुंचेगी ये लड़ाई, ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंचेगी। अभी तो शाह आलम है, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल अंपायर हुए जिसको ये अंग्रेज उठा के कहां ले गए? विलायत। हाँ, तो हम जो है आगे चलते हैं बेटा। तो ये हुआ हमारा जो है, कंक्लूजन पे आते हैं कि एग्जैक्टली आपको ये कहानी अभी समझ में आ गई होगी, इलाहाबाद की ट्रीटी समझ में आ गई होगी। तो कंक्लूजन यही है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ उसमें पॉलिटिक्स जो थी किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। बक्सर ने कंफर्मेशन दे दी कि अब पूरी तरीके से पावर क्या हो, किसकी हो गई है? किसकी हो गई है पावर? कंपनी की हो गई है। पावर किसकी हो गई है? कंपनी की हो गई है। मीर जाफर सिंबल ऑफ सरेंडर है। किस, मैंने अभी बताया था ना कि सिंबल माना जाता है। मीर जाफर हो रहा है ना? कोई गद्दारी करे आपसे तो उसे बोल देना, ध्यान रहेगा तुम्हें। क्या बोलना? कोई गद्दारी करे आपसे, यू आर मीर जाफर। है ना बच्चों? और और मीर कासिम सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सिंबल है। दीज बैटल लेड द फाउंडेशन अर्ली 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यही दो बैटल हैं, यही दोनों वो बैटल हैं जिनको हारने के बाद 200 साल तक इंडिया को किसका गुलाम रहना पड़ा? ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहना पड़ा। और उसमें भी बेटा एक चीज है, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी अभी पूरी तरीके से अपने हाथ में कमान रखे हुई है। फिर 1857 की क्रांति होगी, आएंगे हम वहां पे भी पहुंचेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट रूल हो जाएगा ब्रिटेन का। तो अभी ब्रिटेन का रूल नहीं है, किसका रूल है? कंपनी का। बेटे ये समझने की बात है, सब समझना बेटे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। कभी भी कोई या रूल करता है तो एक देश दूसरे देश पे रूल करता है। जैसे आपसे आज के टाइम में पूछा जाता है कि हम किसके गुलाम रहे, तो हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन के गुलाम रहे, है ना? यही तो बोलते हैं, ब्रिटेन के गुलाम रहे, इंग्लैंड के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, ये बोला जाता है। लेकिन हम अंग्रेजों के गुलाम हुए 1857 में। उससे पहले जो हम गुलाम थे वो किसके गुलाम थे? ईस्ट, ब्रिटेन ने एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी किस लिए बनाई गई थी? किस लिए बनाई गई थी? व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान के साथ। तो ये कंपनी यहां पे आई और इस कंपनी ने अपने पैर फंसा ले। और जब इतने पैर पसारे कि इसने धीरे धीरे क्या किया? सब कुछ अपने अंडर में करती चली गई। तो इस समय पे जो राज चल रहा है, कब? जब हम 1700 की बात करते हैं, 1764 की बात करते हैं, 1765 की बात करते हैं, तो ये किसके अंडर में हम जा रहे हैं? ब्रिटेन के अंडर में नहीं जा रहे हैं, ब्रिटेन की। अब वैसे तो आप देखें, है तो कंपनी वो ब्रिटेन की ही, लेकिन जो रूल कर रही है वो कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। 1857 में इस कंपनी को ब्रिटेन ने खत्म किया और कहा कि अब इंडिया पर राज करने वाला फुल फ्लैश तरीके से कंपनी नहीं होगी, कौन होगा? ब्रिटेन होगा। और ये क्यों हुआ ऐसा? 1857 में क्रांति हुई, मंगल पांडे ने ऐसी क्रांति करी थी, हम उसको भी पढ़ेंगे, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो आपको अब दोबारा से तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, आज की क्लास हो चुकी है, ठीक है? चलो कोई नहीं, क्लास का टाइम हो गया है,
थैंक यू। आप देख रहे थे बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाइव क्लासेस आप हमारे साथ कर सकें, तो हमारे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें। थैंक यू।